नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन शिक्षा का अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया कि मुगल काल में विद्या आरंभ किस संस्कार के अंतर्गत होता था, कौन कौन सी शिक्षण विधियां थी, किसके माध्यम से दी जाती थी। मुगल काल में शिक्षा का आरंभ बिस्मिल्लाह संस्कार के अंतर्गत होता था, जिसमें 4-4-4 का महत्व था। 4 साल 4 माह 4 दिन। और शिक्षा देने के जो माध्यम थे मकतब और मदरसा। मकतब को प्राथमिक शिक्षा केंद्र के रूप में मानते थे और मदरसा को उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में मानते थे। आइए हम लोग देखें कि आज क्या हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग जानेंगे अनुशासन के बारे में कि मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन क्या था, कैसे था। गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जानेंगे। वित्त व्यवस्था के बारे में जानेंगे। परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत चर्चा करेंगे। छात्रावास के बारे में जानेंगे। पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे इत्यादि। इसकी हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। अनुशासन व्यवस्था। तो जिस प्रकार वैदिक कालीन और मुगल कालीन में जो शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अनुशासन था, उसी प्रकार मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी अनुशासन था, लेकिन थोड़ी सी कड़ाई थी। और इसमें जो अंतर ये था कि मध्यकालीन शिक्षा में बच्चे किसी प्रकार अनुशासनहीनता करते थे, काम पूरा नहीं करते थे या गलत व्यवहार करते थे, या किसी प्रकार जो अनुशासनहीनता के अंतर्गत आता था वो करने पर उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाता था, जिसमें शारीरिक दंड भी शामिल था। इस प्रकार हम देखते हैं इसके पहले जो हम लोग अध्ययन किए हैं उसमें वैदिक कालीन हो या बौद्ध कालीन हो, उसमें शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था, लेकिन मुगल कालीन शिक्षा में शारीरिक दंड देने की व्यवस्था प्रारंभ हुई, जिसमें शिक्षक द्वारा वेश से मारना और आदि शारीरिक रूप से दंडित किया जाता था। जो आजकल आप देखते भी होंगे, आजकल शारीरिक दंड भी देना वर्जित हो गया है। इस प्रकार शारीरिक दंड की अगर चर्चा करें कि किस काल में देना प्रारंभ हुआ, तो हम कह सकते हैं मुगल काल या मुस्लिम काल में शारीरिक दंड देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। गुरु शिष्य परंपरा। जिस प्रकार बौद्धिक काल में और वैदिक काल में गुरु शिष्य परंपरा मधुर थी, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, ठीक उसी प्रकार इस मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य परंपरा भी बहुत मधुर थी, बहुत आपसी सामंजस्य था, लेकिन अनुशासन के साथ। इसमें भी बच्चों को, छात्रों को एक अनुशासन के अंतर्गत अपने गुरुओं का सम्मान करना होता था। गुरु भी अपने छात्र का, अपने पुत्र के समान ख्याल रखते थे, उनकी समस्या का समाधान करते थे, उनकी हर शैक्षिक समस्या या अन्य शंका का समाधान करते हुए उनका हर प्रकार से ख्याल रखते थे, लेकिन अनुशासनहीनता करने पर उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती थी, जो मुगल काल में प्रारंभ हुई। वित्त व्यवस्था। जो ये शिक्षा चलती थी, मकतब या मदरसे में शिक्षा चलती थी, उसको कहाँ से वित्त आता था, कहाँ से धन आता था। जैसे हम चर्चा कर चुके, शिक्षा जो व्यवस्था मकतब और मदरसों में दी जाती थी। और ये भी बताना चाहेंगे कि उस समय शिक्षा व्यवस्था 2 रूपों में देखने को मिलती है, जन साधारण की शिक्षा और शहजादे या राजपरिवार की शिक्षा। जन साधारण शिक्षा का मतलब है ऐसी शिक्षा जो जन साधारण वर्गों के लिए शिक्षा दी जाए, जो बच्चे मकतब या मदरसे में जाकर के वहां रह करके वहां के नियम अनुशासन को मानते हुए शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा पाएं, वो जन साधारण शिक्षा हो गई। शहजादे या राजपरिवार की शिक्षा का मतलब है वो राजपरिवार के राजकुमार या राजपरिवार के सदस्य जो शिक्षा लेने के इच्छुक थे, वो शिक्षक के रूप में मुस्लिम कालीन में शिक्षक को मौलवी के रूप में जाना जाता था और छात्र को शागिर्द के रूप में। मौलवी को अर्थात शिक्षक को वो अपने घर बुला के शिक्षा लिया करते थे। तो इस प्रकार वो जो मकतब या मदरसे में जो नियम कानून होते थे उन पर वो लागू होना कोई प्रश्न नहीं। और जो शिक्षक होते थे, मौलवी होते थे, वो राज परिवार के सदस्य, जिनको हम शहजादे कहते हैं, राजकुमार के नाम से संबोधन कर सकते हैं, उनको घर जाके विभिन्न प्रकार की शिक्षा दिया करते थे और वो अपने तरीके से शिक्षा लिया करते थे। इन सब अनुशासन या जो भी व्यवस्था के बाहर रह के, इस प्रकार 2 प्रकार की शिक्षा हमको देखने को मिलती, जन सामान्य की शिक्षा और शहजादों की शिक्षा के बारे में। और ये जो मकतब और मदरसे में वित्त कहाँ से आता था, ये उस समय राज इनको संरक्षण नहीं देता था, लेकिन वो उनके शिक्षा
व्यवस्था में समय समय मदद करता था। रात की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, वो अनिवार्य रूप से मकतब और मदरसे जो शिक्षण संस्था थे उनको संचालित करे, लेकिन अपने संरक्षण में समय समय पर विभिन्न अनुदानें देता था। और ये भी देखने को मिलता है कि वो जागीरें दिया करता था। जागीरें देने से ये लाभ होता था, जो उससे आय होता आमदनी होती थी, उस आमदनी उस धन को मदरसे और मकतब के जो संचालक होते थे उस व्यवस्था में लगाते थे। यानी कि राज्य उनको जागीरें दे दिया और जो जागीरे से आमदनी होती थी, आय होती थी, उस आय को वो शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न खर्चों में लगाया करते थे। एवं समाज में ऐसे लोग भी थे जो राज परिवार से संबंधित थे, धनी थे, कुलीन वर्ग के थे, धन संपन्न थे, वो भी शिक्षा में अनुदान के रूप में स्वेच्छा से दान किया करते थे, शिक्षा व्यवस्था में अपना सहयोग किया करते थे। इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था संचालित हो रही थी। परीक्षा प्रणाली, जिस प्रकार हम देखते हैं बौद्धकालीन व्यवस्था हो या मुगल कालीन व्यवस्था हो या वैदिक कालीन व्यवस्था, किसी में भी शिक्षा प्रणाली का सब एक ही समान प्रारूप देखने को मिलता है कि परीक्षा का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, ना उनको किसी प्रकार का पत्र दिया जाता था कि आप इस पाठ्यक्रम के जानकार हो गए, आपको ये पत्र दिया जाता था। ये सारी मौखिक बातें होती थी। जो शिक्षक होता था जब देखता था कि ये छात्र जो है इस विषय में निपुण हो गया, जानकारी प्राप्त कर लिया, तो विभिन्न प्रकार से प्रश्न उत्तर पूछ करके और उनके अनुभव को जान करके, उनके व्यवहार को जान करके, जब शिक्षक संतुष्ट हो जाता था कि अब इसको अगले क्लास में भेजा जा सकता है, तो उसको अगले क्लास में भेज दिया जाता था और अगले पाठ्यक्रम की वो जानकारी लेते थे। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। और शिक्षा व्यवस्था जो थी वो रटने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। मौखिक शिक्षा व्यवस्था थी, इसलिए रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता था। छात्रावास, मदरसों में अधिकांश छात्रावास हुआ करते थे, क्योंकि मकतब में होते नहीं थे, क्योंकि छोटे बच्चे होते थे, वो आसपास के क्षेत्र से आते थे, सुबह आते थे, अपना अध्ययन करके चले जाते थे। लेकिन जो मदरसे होते थे उच्च शिक्षा के लिए दूर दूर से छात्र आते थे। जब दूर दूर से छात्र आते थे तो अधिकांश मदरसों में जो मस्जिद से संबद्ध हुआ करते थे उसमें छात्रावास की व्यवस्था होती थी। उन छात्रावास में छात्र संख्या 200 से लगभग 400 के बीच में होती थी। जैसा छात्रावास हो, छोटा हो बड़ा हो, 200 से 400 के बीच में अधिकांशतः छात्र संख्या के साथ छात्रावास की व्यवस्था हुआ करती थी। ये सारी चीजें छात्रावास में छात्र को रहना, खाना पीना एवं कुछ अन्य लेखन सामग्री दिया जाता था, वो भी निःशुल्क दिया जाता था। उस धन को कहां से वो प्राप्त करते थे, इसके पहले चर्चा हो चुकी है कि विभिन्न प्रकार से अनुदान द्वारा वो धन को एकत्र करके इसमें लगाते थे। और छात्रावास में जो छात्रों को भोजन दिया जाता है था वो वैदिक कालीन और बौद्धकालीन व्यवस्था से थोड़ा भिन्न था। इसमें बच्चों के, छात्रों के खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उनको विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन भी दिया जाता था। और ये भी देखने को मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं कि उनको मांसाहारी भोजन इत्यादि भी दिया जाता था। इस प्रकार बच्चों के सुख सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जो इसके पहले हमको वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में नहीं मिलता है। इस प्रकार छात्रावास में विशेष सुख सुविधा संपन्न छात्रों को हर प्रकार की सुविधा दिया जाता था। लेकिन अनुशासन के अंतर्गत अनुशासन की व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित थी, अच्छी थी। पाठ्यक्रम, अब पाठ्यक्रम क्या क्या इनको पढ़ना होता था? फारसी भाषा, नृत्य के बारे में, संगीत के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में, सैन्य व्यवस्था के बारे में, रेशम और जरी का सामान के बारे में, यूनानी चिकित्सा के बारे में, दर्शन के बारे में, पैगंबर की विभिन्न कथाओं आदि के बारे में। पाठ्यक्रम के अंतर्गत फारसी भाषा के साहित्य के बारे में, फारसी भाषा के विभिन्न विषय के बारे में जानकारी दिया जाता था, क्योंकि उस समय जो राजभाषा थी फारसी थी। इसलिए किसी को यदि राज परिवार में पद पाना हो या किसी प्रकार का इस प्रकार की व्यवस्था करना हो तो वो फारसी भाषा ज्ञान उसको अनिवार्य हो जाता जानने के लिए। तो इस प्रकार फारसी भाषा के विभिन्न साहित्य के जानकारी दी जाती थी। नृत्य और संगीत की भी जानकारी दी जाती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न उत्सवों पर नृत्य और संगीत हुआ करते थे, इसलिए नृत्य और संगीत के बारे में भी जानकारी दी जाती थी। जो इच्छुक लोग होते थे, छात्र होते थे, वो सीखते थे।
धर्मशास्त्र, धर्म के बारे में बताया जाता था, इस्लाम धर्म की विभिन्न शिक्षा के बारे में बताया जाता था कि उसमें जो छात्र पढ़ने आए वो अपने धर्म के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में आवश्यक बातों को अवश्य जाने। सैन्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। जो राज परिवार के लोग थे उनको विशेष रूप से सैन्य व्यवस्था के बारे में बताया जाता था, घुड़सवारी, तलवार, तीर चलाना आदि। बाकी बच्चों को भी समान जानकारी दी जाती थी कि जब उनको इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो पहले से वो इस क्षेत्र में माहिर हो, क्योंकि राज परिवार के जो शहजादे राजकुमार होते थे उनको तो इसकी आवश्यकता पड़नी ही पड़ने थे। वो भावी राजा भी होते थे और जो सदस्य होते थे वो सेनापति, अन्य राज्य के विभिन्न पद पर हुआ करते थे और हमेशा युद्ध का सामना होना उनका स्वाभाविक था। इसलिए युद्ध संबंधी, सैन्य संबंधी विभिन्न जानकारी उनको देना अनिवार्य होता था। रेशम और जरी का भी काम उनको बताया जाता था। ये रोजगार परक शिक्षा के अंतर्गत आता था। उनको ऐसी सामाजिक कुशलता की जानकारी दी जाए कि जब शिक्षा लें तो वो स्वरोजगार के रूप में भी मजबूती से सामने आए। यदि उनको नौकरी ना मिले तो रोजगार के रूप में, जीवन यापन के रूप में वो अपने जीवन को इन गुणों से चला सके। यूनानी चिकित्सा पद्धति का विशेष समय महत्व था, तो यूनानी चिकित्सा विधि का भी जानकारी दी जाती थी कि समय समय पर विभिन्न रोगों के बारे में या विभिन्न ऐसे जड़ी बूटी की जानकारी दी जाती थी। वो जड़ी बूटी प्राप्त कहाँ से होगी, कैसे, क्या उपयोग होगा, जिसकी विशेष जानकारी चिकित्सा शास्त्र में दी जाती थी। दर्शन के बारे में बताया जाता था कि दर्शन क्या है, अध्यात्म क्या है इत्यादि। पैगंबर की कथाओं के बारे में भी चर्चा किया जाता था कि वो मुगल कालीन अपने पैगंबर के विभिन्न कथाओं को जाने और अपने धर्म के प्रति लगाव रखे एवं उनको सहानुभूति के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो। इस प्रकार हम देखते हैं धार्मिक शिक्षा भी दिया जाता था। और इसके अलावा जो व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें ललित कला और हस्त कला, रथ निर्माण, आभूषण निर्माण आदि दिया जाता था, जिससे इसको व्यवसायिक शिक्षा माना जाता था। उत्पादक शिक्षा कि व्यक्ति के पास सब गुण हो, यदि वो किसी प्रकार से नौकरी ना भी पाए या कोई आत्मनिर्भर होना चाहे तो उसके पास वो गुण होता था, कुछ मजबूती से अपने जीवन यापन के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाए और रोजगार के रूप में अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना कि मुगल कालीन शिक्षा में अनुशासन के बारे में, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, विद्या व्यवस्था प्रणाली के बारे में, छात्रावास आदि के बारे में जाना। और मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था के जो शेष बिंदु है उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। नमस्कार।